अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए लाइट और जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़ के पास पेपर क्वेश्चंस लाए हैं और ये एक मैराथन एक्सरसाइज है बेटे। इसमें हम तकरीबन 100 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 2024 टिल 2014 या 15 तक। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड बेटे, वो उन तमाम सवालों को हम देखेंगे और सीखेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से सॉल्व होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इनको सॉल्व करते वक्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक वाइट लाइट है, प्रिज्म से पास हो रही है और हमें पता है वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है, जिसको डिस्पर्जन भी बोला जाता है। और वो कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर। विबग्योर में अगर हम लोग देखें तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ऑन द अदर हैंड रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि दो आपको रेज बना के दी हुई हैं एक्स और वाई। कौन सी स्टेटमेंट बेटे आपके पास करेक्ट है? ऑल द लाइट ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन प्रिज्म। ठीक है, बट मतलब प्रिज्म में और एयर में आपके पास लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। लाइट एक्स हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी देन लाइट वाई। यस, क्यों बेटे? क्योंकि देखो जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी ना वो आपके पास रिफ्रैक्ट भी कम करेगी। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन हुआ हुआ है बेटे? वाई रिफ्रैक्ट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी बेटे। तो इसी वजह से बेटे अब ये देखो इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि बताएं इसमें से फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैं आपको उल्टा करके भी सवाल कर सकता था, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? तो जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है बेटे। तो y की वेवलेंथ आपके पास सबसे कम है लेकिन y की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से देखते हैं अगला सवाल। आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसको एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको याद हो रे डायग्राम, तो मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपके पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आपके पास फोकल पॉइंट आ गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट आ गया। हम लोग अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की इमेज कंस्ट्रक्शन देखें तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और एफ के बिल्कुल बीच में होता है बेटे। अब इसकी एक वर्चुअल और अपराइट इमेज बनती है और वो सेम साइड पर ही बन रही होती है बेटे। दैट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस और इस तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस को आप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सवाल में पूछा हुआ है नेचर किस तरीके से आप निकालें, मतलब उस इमेज की नेचर क्या होगी। अभी बताया ना मैग्नीफाइंग ग्लास से हमेशा कैसी इमेजेस बनती हैं? वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। दूसरा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? आपके पास मैग्नीफिकेशन बेसिकली रेशो है किसका? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूलाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है? ये चीज़ पार्ट सी में लिखी हुई है कि आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटे। आपके पास इन्होंने बोला हुआ ये है, विच डायग्राम shows how light from a distance object form an image in a normal eye। नॉर्मल आई में बेटे क्या हो रहा होता है कि लाइट रेज आती हैं, हमारी आंखों में भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटे। और जब आपकी मतलब आपको कोई स्पेक्टिकल्स नहीं लगे हुए, आप लेंसेज इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक है। और रे डायग्राम में कैसे पता चलता है आई साइट ठीक है? कि जब ये तमाम की तमाम रेस कहाँ पर आके मीट कर रही हो बेटे? रेटिना पे मीट कर रही हो। रेटिना से पहले मीट करें, रेटिना के बाद मीट करें, तो वो आपकी आई में डिफेक्ट होगा।
अगर रेटिना से पहले आपके पास मीट कर जाती हैं तो वो कौन सा प्रॉब्लम कहलाता है? जिस तरीके से पार्ट सी में क्या ये इमेज आपको क्लियर दिखेगी? नहीं सर। क्यों? रेटिना ये है, आपके पास ये तमाम की तमाम रेस कहाँ पर मिल गई बेटे? आपके पास तमाम की तमाम रेस पहले ही मिल गई। तो बेटा ये अच्छा, ये डिफेक्ट कौन सी किस्म का है? ये बेटा ये आपके पास कहलाता है, सही सही पहले सही बोला था, शॉर्ट साइडेड। शॉर्ट साइडेडनेस का मतलब जिनको करीब का सही नज़र आता है, दूर का सही नज़र नहीं आता। और अब इस पॉइंट को फिर डाइवर्ज करवाते हैं बेटा, और उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है उनको क्या बोला जाता है? शॉर्ट साइडेडनेस बोला जाता है। उनको करेक्ट कैसे की जाती है? उनके लेंस को कॉनकेव लेंस के यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा सवाल नहीं पूछा हुआ। यहाँ पे पूछा हुआ है नॉर्मल आई में किस तरीके से दिखेगा। नॉर्मल आई में डायरेक्ट ही आपकी इमेज कहाँ पर मीट कर रही होगी? रेटिना के ऊपर। तो कौन से पार्ट के ऊपर मीट कर रही है? ए पे मीट कर रही है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर बेटे। आगे देखते हैं, आपके पास ज़रा देखें, एक सवाल आपके पास गिवन है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही है। तो अच्छा, इसके हवाले से तुमसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं तो पहली चीज़ ये पूछ सकता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा। तो बेटे देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को देखता हूँ तो इमेज इन लार्ज है। और ऐसा कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में रखा जाए, तब जाके इमेज इन लार्ज बनती है। खैर, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ। इन्होंने पूछा हुआ है लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल दें बेटे। ठीक हो गया जी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं बेटे? लीनियर मैग्निफिकेशन का आपके पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? अभी अभी हम ऊपर करके भी आए हैं, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इस्तेमाल करना चाहें। अब हमारे पास हाइट्स हैं तो हम लोग हाइट को इस्तेमाल कर लेंगे बेटे। तो आइए देखें आपके पास क्या हाइट आ रही है इमेज की। हम लोग ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। ये है आपके पास इमेज की हाइट, जो कि तकरीबन आ रही है 3.7। ठीक है ना? और इसी तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं बेटे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी आ रही है? 1.2। तो 3.7 और 1.2, तो आपके पास 3.7 ओवर 1.2 आप कर दें बेटे। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 2.77, मतलब 3 के बराबर आ रहा है। अच्छा, ये आंसर हमारे अप्रॉक्सीमेट क्यों आ रहे बेटे? क्योंकि ये हमारी जो डायग्राम है, जब आपके पास नॉर्मल पेपर प्रिंट होके आएगा तो उसमें ये डायग्राम फिट टू स्केल होगी, लेकिन दिस इज़ द वर्कशीट, यहाँ पे डायग्राम फिट टू स्केल नहीं है, इसलिए ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। अदरवाइज़ आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा बेटे। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, बंदे ने लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब बोला हुआ ये है कि बेटा ये डिस्प्ले है, ये लेंस है, और ये आपके पास एक आई मौजूद है। द डिस्प्ले इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। ओके, जो डिस्प्ले है एक्चुअली में वो लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिस्क्राइब वेयर द डिस्प्ले must be positioned relative to the focal length of the lens for the lens to act as a magnifying glass। अब इन्होंने बोला हुआ ये है कि अगर मुझे डिस्प्ले को मतलब बड़ा दिखाना है बेटे, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट करवाना है, तो आपका जो डिस्प्ले है वो कहाँ पर रखा होना चाहिए बेटे? तो हम लोगों ने बात की थी ना अभी, मैग्नीफाई इमेज कब होती है? जब आपका ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर और लेंस के फोकल पॉइंट के बीच में हो। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन बिटवीन, किसके इन बिटवीन? सेंटर ऑफ लेंस, इन बिटवीन सेंटर ऑफ लेंस एंड फोकल पॉइंट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में रखेंगे तो आपके पास क्या होगा बेटा? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब एक्सप्लेन हाउ अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज किस तरीके से बनती है? ऐसी इमेजेस जो आपको इन रियलिटी दिखती तो नहीं है,
लेकिन वो उन इमेजेस को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो हम लोग अगर लेंस से देखें, लेंस की रिस्पेक्ट से देखें, तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स लिख रहा हूँ बेटा। तो एक आपके पास क्या हो सकता है, या तो कॉनकेव लेंस से आपके पास क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज बन सकती है, या फिर आपके पास क्या होता है कि रेज फॉलोड बैक, मतलब आपके पास जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे होते हैं तो उस वक्त उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो रेज फॉलोड बैक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेज आपकी मीट तो हो रही हैं, लेकिन कहाँ पर मीट हो रही हैं, बिहाइंड द लेंस मीट हो रही हैं बेटे, बिहाइंड द लेंस मीट एट पॉइंट। या आप इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं कि व्हेन रेज मीट बिहाइंड द लेंस। ठीक है, और इन रेज को व्हेन रेज डू नॉट मीट ऑन स्क्रीन, व्हेन रेज डू नॉट कन्वर्ज, ये तमाम आंसर्स बेटा इसके हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी आंसर लिख दें। आगे देखें आपके पास क्या बोला हुआ है कि एन एरो ऑन द डिस्प्ले इज़ 7.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, एक डिस्प्ले बनाया हुआ है, द वर्चुअल इमेज ऑफ एन एरो इज़ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास क्या आ गई बेटे, इमेज आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास लेंस से कितना दूर रखा गया है, 3.4। इमेज कहाँ पे बन रही है, 22 सेंटीमीटर दूर बन रही है। सवाल क्या है, ऑन फिगर 6.3 ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। आपको बेटे बताना है कि आपके पास यहाँ पर वर्चुअल इमेज किस तरीके से बनेगी। अब जरा देखें यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाने का तरीका क्या है। आपने जब भी रे डायग्राम बनानी है तो कुछ रेज आपको यहाँ पर ऑब्वियस होती हैं जो बनती हैं। एक रे तो हम बनाते हैं, लेंस L जो है ये लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रे हम कैसे बनाते हैं बेटा, एक रे हम लोग लेंस के, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया और इस रे को लेंस के हमने सेंटर में से पास किया। अब आपको पता है वो रे जो लेंस के सेंटर में से पास होती है वो कहीं पर भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, वो सीधा सीधा पास हो जाती है। दूसरी रे कैसे बनाते हैं बेटे, पैरेलल लेकर जाते हैं। ठीक है, और टकराने के बाद बेटे हम लोग क्या कर देते हैं, उस रे को, ठीक हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक हो गया। हम लोग क्या कर लेते हैं बेटे, सीधी सीधी रे लेकर जाते हैं और टकराने के बाद बेटे वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। अब सवाल ये है सर यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस तो हमें दिया वही नहीं है। बात तो सही है बेटे, तो अब मैं क्या करूँगा इसको बनाने के लिए, बेटा इमेज तो दी हुई है ना, तो मैं क्या करूँगा अपनी रे डायग्राम को इमेज से मिला दूँगा। किस तरीके से, ज़रा देखिएगा बेटे। हमने स्केल यहाँ से लिया और ये जो रे डायग्राम आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है ना जब ये दोनों रेस, कौन कौन सी दोनों रेस, एक वो रे जो लेंस के सेंटर में से पास होती है और एक वो रे जो फोकल लेंथ से पास होती है, जब ये दोनों आपस में मीट करती हैं तभी जाके आपके पास क्या फॉर्म होती है बेटे, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हम पहले इसको यहाँ पर बना लेते हैं, इसको सीधा कर लें, हो जाए अगर ये तो बेटे हो जाए, ठीक हो गया। ये हम लोग, ये वो रे आ गई जो लेंस के सेंटर में से पास हुई। ठीक है, दूसरी रे कौन सी होगी आपके पास, जो फोकल लेंथ में से पास होती है बेटे। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ये रे बना दी ना, ये आ गया वो पॉइंट। तो ठीक है बेटे, अब ज़रा देखें, अब मैं बता सकता हूँ कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए वेयर इज़ एफ़, तो हम एफ़ की डायरेक्शन भी बता सकते हैं बेटे कि एफ़ आपके पास कहाँ पर होगा।
ठीक है ना बेटे। कैसे बता सकते हैं बेटे, आपको वो भी बता देते हैं। जब आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है तो वो बेटा पॉइंट आपके पास क्या पॉइंट कहलाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकल पॉइंट। तो आपको बताना था कि डिटरमाइन ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ द इमेजेस आर फॉर्म। अच्छा, वो तमाम रेस देखो, अब ये एक्चुअली में इन दो रेस को मिलना चाहिए था, क्या ये मिल रही हैं? नहीं। तो ये मिल तो रही हैं लेकिन कहाँ पे मिल रही हैं, बिहाइंड द लेंस। तो बेटा इसको वर्चुअल इमेज बनाएंगे बेटे, और वर्चुअल इमेज बेटे, वर्चुअल रेस कैसी होती हैं, डॉटेड फॉर्म में होती हैं बेटे। तो इनको ऐसे डॉटेड फॉर्म में बना दो ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली में रियल रेज नहीं है, ये कौन सी रेज है बेटे, वर्चुअल रेज है। आपने बना दी। अब उसके बाद बोला हुआ है डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो बहुत ही आसान हो जाएगी बेटा डिटरमाइन करना। अब जरा देखो फोकल लेंथ होता क्या है आपके पास, जब आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पे पास कर रही है उस डिस्टेंस, लेंस के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब इन्होंने बता दिया है बेटा ये जो एक बॉक्स है ये कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये आ गया लेंस का सेंटर, ये आ गया फोकल पॉइंट। इसमें तक इस तक कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो टोटल आपके पास कितना आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। समझे बेटे, कोई मसला है इसमें? हम लोगों ने क्या किया था, रे डायग्राम दी हुई थी, मैग्नीफाइड इमेज, अच्छा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बना के दिए हुए थे, बस रेज बनानी थी। कैसे बनाई, ऑल ओके। फोकल लेंथ क्या होती है समझ में आया, फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होता है, ऑल गुड। चलें जी आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखें आपके पास क्या बोला हुआ है कि एक रेड लाइट है, और रेड लाइट बेटे आपके पास क्या कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी आपके पास स्पीड भी है। आपको मालूम करना है क्या, वेवलेंथ। बहुत ही हलवा सवाल, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v कितना दिया हुआ है आपके पास, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। f आपके पास कितना दिया हुआ है, 4.7 10 टू द पावर 14। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट लेमडा। 4.7 को दूसरी साइड पे हम लोग ले जाएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.4 10 टू द पावर -7 मीटर। अब इसी तरीके से अगला सवाल, लाइट एयर में है, कहाँ जा रही है, ग्लास। आपके पास रेयर से कहाँ पे जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो बेटा रेयर से डेंस में जाते हुए लाइट को डेंस रीजन में प्रॉब्लम होती है बेटा ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटे, सेम रहती है। अब उन्होंने यही चीज़ पूछी हुई है कि बताएं स्पीड को क्या होगा बेटा, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जो स्पीड का रिलेशन होता है वही आपके पास किसका रिलेशन होता है, वेवलेंथ का भी। तो वेवलेंथ भी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटे, सेम। ये कांस्टेंट या स्टेज द सेम लिख दो बेटा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझे बेटे। अब इसी तरीके से यूज द एंगल शोन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो बेटा आपके पास यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉज थे। एक तो आपके पास था कि आपका इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन पे लाया करते हैं। दूसरा लॉ आपके पास क्या था, स्नेल्स लॉ था। क्या था वो, साइन आई ओवर साइन आर, ऐसे ही था, ठीक है। अब जरा देखें आई क्या होता है आपके पास, इंसिडेंट एंगल, आर क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अब जरा देखें और याद रखें, इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ा एंगल ऊपर, छोटा एंगल नीचे। तो बेटा देखो इंसिडेंट एंगल, अब दूसरी चीज़, बाज़ औक़ात आपको सवालों में ये वाला एंगल भी दे दिया जाता है, ये एंगल कुछ भी नहीं है, एंगल हमेशा किसके दरमियान होना चाहिए, नॉर्मल और रे के दरमियान। तो ये बेटा देखो रे कहाँ से आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे होगी, तो इसका ये आ गया इंसिडेंट एंगल। अब जरा देखो ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे चली गई बेटे, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और नॉर्मल से इस रे के दरमियान का जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो देखो आपके पास इंसिडेंट एंगल क्या आ गया, 45। तो देखें मैं क्या लिखूंगा, साइन 45 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड एंगल आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 45
ओवर साइन 30 डिग्री आप कैलकुलेटर के थ्रू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4। प्लीज़ कैलकुलेटर का मोड डिग्रीज में रखिएगा, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो रेडियंस को भी इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियंस को इस्तेमाल बेटे नहीं करना। आगे देखें आपके पास क्या बोला हुआ है, द लाइट कंटिन्यूज अलॉन्ग द पाथ शोन इन फिगर 4.1 अंटिल इट स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ द सर्फेस। लाइट देन इमर्जेस इनटू एयर, draw on figure 4.1 to show the pattern taken by the light until it strike the bottom and then emerging ray। भाई ये इस रे को मुकम्मल कर दो। हमने कहा ये तो बच्चों वाला काम पूछ रहे हैं भाई, बच्चे समझ रहे हैं हमें पता ही नहीं है हमारी क्लास क्या है। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या करना है, इस रे को तो आपने यहाँ तक ले जाना, ठीक है। ये रे आप ले गए बेटे, गुड हो गया जी। अब इसके बाद दोबारा आप यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटे, एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। और आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के वेरी गुड 90 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये बना दिया नॉर्मल लाइन, ठीक हो गया। ये हम लोगों की नॉर्मल लाइन बन गई। अब जरा देखो इमर्जिंग रे बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसा कौन बिहेव कर रहा था, इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल आपके पास कितना था, 45 डिग्री। तो इमर्जिंग रे और नॉर्मल के दरमियान भी एंगल आपके पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना। तो हमने क्या किया, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री पे, हम इसको ले गए, ये हम 45 का एंगल ठीक हो गया जी। और ये आ गई आपके पास इमर्जिंग रे, और इन दोनों के दरमियान का एंगल आपके पास कितना है बेटा, 45 डिग्री। क्योंकि लाइट पहले एयर से ग्लास में गई और वापस एयर में आई, तो वापस एयर में आ रही है, तो जो जैसा पहले बिहेव कर रही थी वैसा अभी भी बिहेव करेगी बेटे। और ये रे कौन सी कहलाती है, इमर्जिंग रे कहलाती है। ये रेड वाली रे कौन सी कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और वो जो सबसे ऊपर जिसके ऊपर रेड लाइट लिखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। वेरी गुड बेटे। अब जरा देखें आगे आपके पास क्या बोला हुआ है कि भाई अ बॉय स्टैंड बिसाइड अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द बॉय सीज एन इमेज ऑफ द गर्ल, वेयर इज द गर्ल, अच्छा वेयर इज द गर्ल इमेज, गर्ल इमेज कहाँ पर बन रही होगी। अब जरा देखो मिरर का याद है, जितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसी के सामने, लेकिन मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल। तो इसका मतलब एक्चुअली में इमेज कहां पर बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर, वो उसी को तो वर्चुअल बोलते हैं बेटे। तो बेटा आपके पास इन्होंने बोला है गर्ल की इमेज कहाँ पे बनेगी, तो गर्ल के सामने ही बनेगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो कहाँ पर आ गया बेटा, ए के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे गर्ल है बिल्कुल ऑपोजिट साइड। और देखो ये मिरर से गर्ल तक का जो डिस्टेंस है वही आपके पास जो गर्ल की इमेज बन रही होगी मिरर, इन दोनों के डिस्टेंस भी क्या होते हैं, सेम। इन दोनों के गर्ल का जो साइज़ होगा वही आपके पास उसकी इमेज का भी साइज़ होगा, लेकिन वह इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ ये है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है, नहीं बेटे। पहली चीज़ तो ये लेस डेंस रीजन से मोर डेंस में जा रही है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब मोर डेंस से लेस में जाया जाए, तो ये तो गलत है। द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास द लार्जर द क्रिटिकल एंगल, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। टोटल पार्ट सी, ऑप्शन सी, व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोला ही क्या जाता है कि जब आपके पास दो कंडीशन होती है ना, जब आपके पास इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन हो किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। या फिर आपके पास क्या हो कि जब लाइट मोर डेंस रीजन से कहाँ पर मूव कर रही हो, लेस डेंस रीजन में, तो उस वक्त आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ठीक हो गया बेटे। तो आपके पास क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में बेटा जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता जाएगा क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में उतना कम होता जाता है। ठीक है, अगला सवाल बेटे, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इन्होंने सवाल क्या पूछे हुए, हलवा सवाल पूछे हुए
स्टेट वन वे इन विच द स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑफ क्रस्ट इज रॉन्ग। बेटा बताओ, एक एक तरीका बताना है जिसमें जो स्टूडेंट ने ड्रॉ किए हैं क्रस्ट ये हैं, ये एक्चुअली में ये वेव फ्रंट कहलाते हैं बेटे। अगर तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये वेव फ्रंट सारे क्रस्ट के हैं, तो फिर जो डायफ्रैक्शन के बाद बेटे वेव फ्रंट्स बने वो भी क्रस्ट के ही बनेंगे। उन्होंने बोला ये डायग्राम रॉन्ग क्यों है? वो इसलिए रॉन्ग है बेटे, सबसे पहली चीज़ देखो, ये वेव फ्रंट्स है ना, वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। अब ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, ऑल्टर कर दी ना। हालांकि हमें पता है डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा जवाब दे दें कि वेवलेंथ इज या वेवलेंथ हैज ऑल्टर्ड। ऑल्दो हमें पता है वेवलेंथ क्या रहती है? सेम। तो सेम वेवलेंथ के साथ डायफ्रैक्शन बनानी चाहिए थी ना, स्टूडेंट ने बड़ी वेवलेंथ के साथ बना दिया, जो कि क्या है? गलत। अब देखिए, उन्होंने बोला गैप को छोटा कर दिया, और आपको पता है गैप साइज जितना कम करेंगे डायफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब उन्होंने बोला तकरीबन 3 क्रस्ट बना दो। तो अब देखो, पहले गैप साइज ज़्यादा था ना, तो सिर्फ एजेस ही बेटे आपके पास क्या हो रही थी? डायफ्रैक्ट हो रही थी। अब आपके पास क्या होगा? अब एच आपके पास गैप छोटा कर दिया, तो अब इस तरीके से एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है तकरीबन आप भी अपने वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस उतना ही रखिएगा बेटे, ठीक है। और तकरीबन 3 आपको बनाने हैं, तो हम 3 ही बनाएंगे बेटे, एक एक्स्ट्रा भी बना देंगे उनकी खुशी के लिए, नाराज़ ना हो जाए ना हमसे। तो देखें, एक तो देखो दो चीज़ों का ध्यान, एक ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस भी रखना है सबके दरमियान, देखो सेम है, और इन सब के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, फ्री बीज होते हैं ये। अगला सवाल मिश्रा साहब समझ में आ रहा है? नाइस। In one part of the ripple tank, the water wave has a speed of 6 centimeter per second, wavelength 2 centimeter. वेव कहाँ से पास हो रही है? शैलो से। द वेव देन passes into shallower region. अब वाटर है बेटे, वाटर में क्या था? डीप टू शैलो जाते हो तो आपके पास स्पीड क्या हो जाती है बेटे? कम हो जाती है। डीप टू शैलो में आपके पास वेवलेंथ भी कम, स्पीड भी कम, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। तो अब जरा देखो कि आपके पास पहले वेवलेंथ कितनी थी? 6। अब देखो शैलोअर रीजन में आके वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। उन्होंने बोला हुआ है डिफाइन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, या हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट। तीनों चीज़ों को क्या बोला जाता है बेटा? वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन को पूरा लिखिएगा बेटे, मैंने शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किए, आपने बेटे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्रस्ट के बजाय ट्रफ भी लिख सकते हैं, ट्रफ के बजाय या और क्रस्ट के बजाय बेटा वेव फ्रंट्स भी लिख सकते हैं। अब बोला भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालें, तो देखो स्पीड पता, वेवलेंथ पता, तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v कितना है? 6। f कितना है? पता नहीं सर। लेमडा कितना है? 2। तो डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3 हर्ट्ज। उसके बाद कैलकुलेट द वेवलेंथ इन शैलोअर पाथ। बेटा डीप और शैलो में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये हाँ या ना? डीप से शैलो या शैलो से डीप में वाटर वेव जाए, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है ना बेटा। ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में मैंने डीप रीजन में निकाली, तो शैलो रीजन में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सर यही रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने क्या किया? v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा लगाया। मुझे शैलो रीजन में स्पीड पता है कितनी है, ये इन्होंने बता दी है 4। मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कितनी? 3। लेमडा आपको निकालना है, 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा वुड बी इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बेटे? नाइस। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये वही सवाल रिपीट हो गया जो अभी हम लोग पीछे करके आए हैं। अब ज़रा देखें अगले सवाल में आपके पास क्या बोला हुआ है कि ये एक प्लेन मिरर है, आप मुझे बताएं एट विच पोजीशन इज द इमेज फॉर्म। तो इमेज कहाँ पे बनती है बेटे? ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने। ऑब्जेक्ट क्या था? ओ।
तो इसके बिल्कुल सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है? तो कहाँ पर बनेगी इमेज? बी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होगा वही इमेज का भी मिरर से डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा आपके पास इमेज भी उतनी ही बड़ी होगी बेटे। अब जरा देखें, इन्होंने बोला हुआ है विच वन इज द क्रिटिकल एंगल। तो अब जरा देखते हैं, पहले लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। क्रिटिकल एंगल था क्या? एक ऐसा स्पेशल इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट आए, टकरा के रिफ्रैक्ट भी करे, लेकिन रिफ्रैक्ट कितना करे? 90 डिग्री। उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल बोलते हैं। क्या 90 क्रिटिकल होगा? नहीं सर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे वो 90 पे रिफ्रैक्ट कर रही है वो क्रिटिकल होगा। तो देखो ये लाइट रे आई, टकराई, क्या किया इसने? रिफ्रैक्ट किया। 90 पे रिफ्रैक्ट किया? नहीं सर, तो यहाँ पे तो क्रिटिकल एंगल का कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टकराई, अब देखो क्या 90 पे रिफ्रैक्ट करेगी ये लाइट? यस, देखो यहाँ पे 90 पे रिफ्रैक्ट किया। तो कौन सा इंसिडेंट एंगल हुआ इस रिफ्रैक्शन के हिसाब से? ये वाला बेटा। तो ये वाला एंगल बेसिकली क्या कहलाएगा बेटा? क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा स्पेशल इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट रे रिफ्रैक्ट करे 90 डिग्री। तो कौन से एंगल पे आपके पास जब लाइट आई और 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट की, जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है डी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। ये एक स्पेशल, अब देखो ये आपके पास, अगर मैं इसको इंसिडेंट एंगल सपोज कर रहा हूँ, इफ़ दिस वन इज़ द इंसिडेंट एंगल, तो ये आपके पास देखो नॉर्मल आया। एंगल हमेशा नॉर्मल और रे के दरमियान मेजर करते हैं ना। ये इंसिडेंट हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया? रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल और रे के दरमियान। तो ये तो 90 डिग्री है। कौन सा एंगल था जिसकी वजह से 90 डिग्री रिफ्रैक्ट की? ये वाला एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल है। तो इस इंसिडेंट एंगल को स्पेशल बोलेंगे, क्यों? 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट करवा रहा है। और इसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल भी बोला जाता है। आपके पास बोला हुआ है विच डायग्राम शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन सी डायग्राम शो कर रहे हैं बेटे, वो आपको बताना है। तो देखो बेटे, इंसिडेंट रे आई, टकरा के रिफ्लेक्ट होती तो यहाँ पे जानी चाहिए थी ना, तो ये तो गलत हो गया। इंसिडेंट रे आई, टकराई, ठीक है, रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। रिफ्रैक्शन होता या तो यहाँ पे जाती या तो यहाँ पर जाती। ये कहाँ जा रही है? तो किसी और ही डाई, तो ये भी नहीं हुआ। इंसिडेंट रे आई, टकराई, सही है, रिफ्लेक्ट। अब देखो एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना चाहिए, यहाँ पे बेंड हुई लेकिन कहाँ पे हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल, गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन देखो कैसे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, टकराने के बाद कहाँ पे बेंड हुई? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। तो इसी चीज़ का आपको इंतज़ार था बेटा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। शैलो रीजन, डीप रीजन बेटा, रेयर, डेंस, इनको देखभाल के करना है। हालांकि सवाल कोई ऐसा सवाल जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, सीधे सीधे सवाल पूछ रहे बेटे, तो आपने भी उनको सीधा सीधा जवाब देना है। अब जरा देखें, ये आपके पास इन्होंने बताया भाई ये मिरर है, ठीक है। मिरर और रे के दरमियान एंगल कितना है? 45। हालांकि ये हमारे किसी काम का एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन चाहिए होता है, और वो एंगल हम लोग कब मेजर करते हैं? नॉर्मल और रे के दरमियान मेजर करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। तो ये 45 क्या हमारे किसी काम का एंगल है? नहीं सर। इन्होंने बोला हुआ ये है थ्रू विच एंगल इज मिरर रोटेटेड। ओके, अब देखें, इन्होंने बोला हुआ है द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, आपको इन्होंने बोला हुआ है कि इन्होंने मिरर को रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया कि ऐसे लाइट जा रही है ना, वापस ऐसे ही जाए। ठीक है, तो मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा बेटे? मैंने कहा 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। अच्छा सर ऐसा क्यों? जब मैं 45, अभी देखो ये 45 है ना, और 45 डिग्री आ जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा मिरर। तो लाइट आएगी ऐसे जाएगी और वापस भी कैसे जाएगी? ऐसे ही। अभी देखो ये 45 डिग्री है ना, अगर और 45 कर दूं तो मिरर ऐसा हो जाएगा। तो लाइट रे ऐसे ही आ रही है और ऐसे ही जा रही है, और यही चीज़ इन्होंने पूछा भाई बेटे कि बेटा द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पार्ट। तो इसका ओरिजिनल पार्ट क्या था? ये। अब मिरर को रोटेट करना पड़ेगा। अगर लाइट को मुझे ऐसे पास करवाना है तो मिरर कैसे रखना पड़ेगा? तो अभी मिरर कितने एंगल पे? 45। तो और कहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा? और 45। कौन सी डायरेक्शन में? देखो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने बता दिया 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना पड़ेगा।
आगे बढ़ाते हैं। अभी पढ़ा था डिस्पर्शन, अब इन्होंने बोला भाई डिफाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है बेटे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग इसको सिंपल अंदाज, अब देखो 2 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स के रिस्पेक्ट से बताएंगे कि ये आपके पास कौन सा एंगल होता है? एंगल बिटवीन किसके दरमियान? नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। समझ में आया बेटे? दूसरी चीज़, 2 मार्क्स थे बेटे, 1 मार्क नहीं था, 2 मार्क्स थे। ये जो एंगल होगा अब ये डिपेंड करता है आपके पास क्या ये ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आप बोलेंगे सर दैट डिपेंड्स ऑन के लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। ठीक है ना? ये तो आपके पास वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आपके पास देखें एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कॉजेज लाइट वाइट लाइट टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कलर। तो आप यहाँ पर बता दें बेटे, क्या बता दें कि एक तो हम लोगों ने बता दी ना कि एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, और एक्चुअली में इसके अलावा और कोई आंसर हो भी नहीं सकता। यही बेटे आपके पास दो पॉइंट्स का आंसर। अब देखो ये 2 मार्क फ्री के मिल गए। कैसे? एक आपको नॉर्मल का मिलेगा, एक रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि देखो बाज़-औक़ात बच्चे कौन सा एंगल मेजर कर लेते हैं? सरफेस और रे के दरमियान, हालांकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। एंगल कौन सा काम का है? रे और नॉर्मल के दरमियान। रिफ्रैक्टेड एंगल पूछा हुआ है तो कौन सा होगा बेटा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान का जो एंगल होगा। अब इसी तरीके से अगला सवाल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वाइट लाइट एज इट इंटर्स इज 40, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? साइन आई कितना है? 40, साइन आर कितना है? 25। और वैसे भी मैंने बताया था छोटा एंगल हमेशा कहाँ पे आएगा बेटा? नीचे, बड़ा एंगल हमेशा ऊपर। तो साइन 40 ओवर साइन 25 कर दिया तो आंसर आपके पास आ गया बेटा 1.5। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट डिफर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट। बेटा रेड और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होता है? अब जरा देखें, अगर मैं देखूं रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वजह, अब सवाल ये होगा वजह क्यों है सर? वजह इसलिए है, ज़रा वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज स्मॉल। ठीक है, क्यों बेटे? क्योंकि रेड लाइट बेंड भी क्या होती है? कम होती है, वॉयलेट ज़्यादा बेंड हो रही है। तो क्यों का जवाब ये है, बिकॉज इट बेंड लेस। और क्यों लेस बेंड होती है? क्योंकि सर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, बिकॉज इट बेंड लेस। अब उन्होंने बोला स्टेट द नेम ऑफ इनविजिबल रेडिएशन एट पी एंड इनविजिबल रेडिएशन एट क्यू। ठीक है भाई, आपको बताना है रेड से ऊपर कौन सी इनविजिबल रेडिएशन है, क्यू से नीचे कौन सी रेडिएशन है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सवाल आ गया, जिसमें आपने देखा था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद कौन सी थी? इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद यूवी, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रे। रेडियो से गामा तक जाते हुए आपकी वेवलेंथ क्या होती है बेटे? कम होती है। तो बेटा ये है आपके पास विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में पहले रेड आ जाता है और उसके बाद फिर वॉयलेट आता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ कम, और यहाँ पर रेडियो से गामा तक जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही होती है? कम। इसलिए रेड को पहले लिखा, वॉयलेट को कहाँ लिखा बेटे? बाद में। अब इन्होंने बोला रेड से पहले कौन सी वेव होगी, तो देखो रेड से पहले कौन सी वेव है? इंफ्रा। और वॉयलेट के बाद कौन सी है बेटे? यूवी। तो हम लोगों ने लिख दिया P आपके पास होगा इंफ्रा, इंफ्रारेड, और Q आपके पास क्या होगा? अल्ट्रा वॉयलेट। क्या ये बात समझ में आई मेरे बच्चे? नाइस, ओके।
डाइवर्जिंग लेंस कौन से लेंस की डायग्राम शो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है बेटा। ये तो कन्वर्ज हुआ। अच्छा ये देखो कन्वर्ज कैसे हुआ, लाइट रे आ रही थी ना, ये अब देखो पहले डाइवर्ज होता तो इससे दूर जाती ना, ये क्या हुआ इससे करीब आ गई, तो ये तो कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पर भी देखो लाइट रे आ रही है, डाइवर्ज होनी चाहिए थी ना, तो डाइवर्ज होने में क्या होती है बेटा, दूर जाती, लेकिन ये क्या हो गई बेटे, करीब आ गई। तो ये भी आपके पास कौन सा लेंस हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हुआ। तो कौन सी रे डायग्राम डाइवर्जिंग लेंस के लिए सबसे बेस्ट है, तो बेटा ये देखो लाइट रे आई, टकराई, टकरा के आपके पास क्या हो गई, दूर चली गई। देखो करीब का मतलब ये होता दूर चली गई, तो कौन सा ऑप्शन बेटा आपके पास डाइवर्जिंग लेंस को शो कर रहा है, डी को। अच्छा ऐसी रे डायग्राम को गौर से देखना बेटा, अभी एक सवाल बीच में आएगा जो बड़ा ख़तरनाक सवाल कहलाता है। बच्चे वो जब आया था वो सवाल, वो ज़्यादातर बच्चों ने गलत ही किया था, और इसी वजह से तो समझो कि कन्वर्ज का मतलब क्या है, डाइवर्ज का मतलब क्या है। अब इन्होंने बोला हुआ है कौन सी रे डायग्राम में बेटा इंसिडेंट एंगल शो हो रहा है और कौन सी रे डायग्राम में रिफ्रैक्टेड एंगल शो हो रहा है। तो अगर आप देख लें तो बेटे ये आपके पास ए है जिसके अंदर शो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एंगल हमेशा नॉर्मल से रे के दरमियान मेजर किए जाते हैं। तो देखो नॉर्मल से रे के दरमियान इंसिडेंट, नॉर्मल से रे के दरमियान रिफ्रैक्टेड। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता बेटा बताओ एयर कौन सा मीडियम है, ग्लास कौन सा मीडियम, मतलब कौन सा रीजन एयर है, कौन सा ग्लास है, तो बताओ बेटा मुस्तफा साहब, रिफ्रैक्ट होने के बाद मतलब जब ये लाइट आई टकराने के बाद वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई है, तो ये तो यार उस वक्त होता है जब एयर में जाती है, तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन होगा, ग्लास, और ये कौन सा रीजन होगा, एयर। ग्लास की जगह वाटर भी आ सकता है, प्लास्टिक भी आ सकता है, क्योंकि ये सब के सब डेंस मीडियम कहलाते हैं। ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखें आपके पास ये कन्वर्जिंग लेंस है, आप देखें इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज इन्होंने डॉटेड लाइन से कहाँ बनाई हुई है बेटा, बिहाइंड द लेंस, समझ जाओ वर्चुअल इमेज। दूसरा मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ हाउ डज द इमेज कंपेयर विद ऑब्जेक्ट, तो भाई एक तो पहली चीज़ ये आपके पास जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है और अपराइट है, तो देख लें कहाँ लिखा हुआ है, लार्जर एंड अपराइट, ये आ गया बेटा। अगर मैं पूछ लूँ ये कौन सी एप्लीकेशन है लेंस की, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर मैग्नीफाइंग गिलास। मैग्नीफाइंग गिलास में ऐसा होता है वर्चुअल और अपराइट इमेजेस बनती हैं बेटे। अगला सवाल बेटे, मिरर है, बिल्कुल है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, सर रिफ्लेक्शन चल रही है। अब उन्होंने बोला हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है जी। द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर, कहाँ है, पी क्यू और क्यू आर इज़ 45, नहीं, पी क्यू और ये रही पी क्यू, ये रहा क्यू आर, इन दोनों के दरमियान का एंगल तो 90 है बेटे, तो ये तो गलत हो गया। द एंगल बिटवीन क्यू आर एंड आर एस, क्यू आर और आर एस के दरमियान 180, नहीं, क्यू आर ये रहा, आर एस ये रहा, कितना एंगल आया 90, तो ये भी गलत। अगला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू ऑन द मिरर इज 60, पी क्यू का एंगल आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो मैंने कहा नहीं बेटे हो ही नहीं सकता, रिफ्लेक्ट हुई है ना लाइट, तो देखो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे 45 आ रहा है और ये बोल रहे हैं 60, गलत है। तो अब डी ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन कैसे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्यू आर ऑन द मिरर इज, अरे बिल्कुल सही बोला। देखो इन्होंने बोला क्यू आर जिस एंगल से टकरा रही है वो 45 है, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपके पास बेटे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो ये 45 के एंगल से आई, तो यहाँ पर भी कितना होगा बेटा 45, तो ये भी कितना होगा बेटा 45, दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर बेटे। ये दोबारा वही आपके पास रिपीट हुआ है कि आपके पास ये लेंस क्या है, कैसी इमेज बना रहा है बेटा, लार्जर और अपराइट, लार्जर की जगह कभी कभार मैग्नीफाइड भी आ जाएगा। अगला सवाल बेटे बोला भाई ये है कि आपके पास थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ द रे लाइट चेंजेस, किस एंगल से बेटा ये, अब हुआ क्या है बेसिकली पहले तो ये बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे ही है बेटे। अब इन्होंने बोला हुआ है थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट चेंजेस, वो कौन सा एंगल है जिसके अकॉर्डिंगली रे ऑफ लाइट आपके पास, अब देखो इन्होंने बोला हुआ है पाथ ऑफ लाइट विदाउट द मिरर, ठीक है।
लेकिन जब मिरर आ गया तो आपके पास ये एंगल आ गया। तो ये कितना एंगल है ये पूछा हुआ है कि अगर मिरर नहीं होता तो सीधी सीधी चली जाती ना, मिरर आ गया रिफ्लेक्ट हो गई, तो बताओ कितना एंगल रिफ्लेक्ट हुई। तो मैंने कहा यार ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, ओवरऑल पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना हो गया बेटा 50। ठीक है। तो एक तरीके से आपके पास टोटल ओवरऑल एंगल कितना आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट चेंजेस, कितना एंगल से उसने बेटा चेंज किया, सो दैट वुड बी एग्जैक्टली 100 डिग्री। चेक कर लो बेटा, आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये कौन सा प्रोसेस हुआ है, डिस्पर्जन हुई है सर। अच्छा बेटे डिस्पर्जन हो तो गई है, आगे क्या हो रहा है पूछा हुआ क्या है, वेव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। वेव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व क्या की है, डिस्पर्जन। अच्छा अब दूसरी चीज़ ये बताएं कि डिस्पर्जन में आपके पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या स्पीड चेंज होती है, नहीं सर। उन्होंने सवाल पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट और ब्लू लाइट। भाई हमने विबग्योर पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ मुस्तफ़ा बेटे, यहाँ से यहाँ जाते वक्त फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। तो ब्लू की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या रेड की, ब्लू। वेरी गुड। तो अब ज़रा देखो, अच्छा इसके अलावा सिर्फ डिस्पर्जन नहीं हुई, रिफ्रैक्शन भी हुई है। तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों हुई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट कंपेयर टू ब्लू लाइट स्मॉलर होगी रेड लाइट की, तो डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन और रेड की फ्रीक्वेंसी ब्लू से कम है। समझे बेटे, गुड। फोकल लेंथ कहाँ है, सबसे पहला सवाल यही था। फोकल लेंथ क्या होती है सर, सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब फोकल पॉइंट क्या होता है सर, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस को पास करती है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे ने पास किया, तो सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकल पॉइंट तक का आपके पास जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे, फोकल लेंथ। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है बेटा, एल से लेकर एक्स तक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी बताओ, रे कन्वर्ज हुई है डाइवर्ज हुई है, में आपस में मिली हैं या दूर गई हैं, दूर गई है। तो डाइवर्ज हुई है। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। समझे बेटे, कॉन्वेक्स लेंस, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये क्या करता बेटा, ये यहाँ पे आके ऐसे मीट करता, क्या मीट किया, नहीं, ये तो दूर चले गए बेटे। तो दूर जाने वाला लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस से कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। अ गर्ल इज लॉन्ग साइडेडनेस। लॉन्ग साइडेड का मतलब क्या होता है कि दूर को उसको सही नज़र आ रहा है लेकिन करीब का नज़र उसको सही नहीं आ रहा। तो शी सी क्लोज ऑब्जेक्ट लेस क्लियरली देन अ नॉर्मल पर्सन, यस यू आर राइट। अगला तो शी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मोर क्लियरली, नहीं भाई। लॉन्ग साइडेडनेस आपके पास क्या होता है कि करीब दूर का सही नज़र आ रहा है लेकिन करीब का सही नज़र नहीं आ रहा, लॉन्ग साइडेड। ठीक है बेटे, ओके जी आगे बढ़ाते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी अभी सवाल किया था, क्या था होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ। अब इन्होंने बता दिया एक डब्बा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फिट टू स्केल नहीं होगी बेटे, तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, ये 1 सेंटीमीटर और ये आधा, तो 1.5, आंसर 2, सिंपल। समझे बेटे, एनी प्रॉब्लम, नाइस। विच डायग्राम शोज द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। याद रखना लाइट गिलास से एयर में आ रही है, अगर रिफ्रैक्शन होगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, क्योंकि कहाँ से आ रही है बेटे, ये सेमी सर्कुलर ग्लास है और ग्लास से एयर में जा रही है। तो बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो सही बताया भाई, लेकिन रिफ्रैक्शन अगर मैं देखूँ
तो ये देखो ग्लास से एयर में आई ना, इन्होंने टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करवा दिया, मतलब गलत। आगे देखते हैं बेटे। अब आपके पास क्या हुआ, यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर रिफ्लेक्शन, बल्कि इसमें रिफ्लेक्शन भी सही नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है बेटे। यहां पर भी बेटा वही काम है, रिफ्रैक्शन सही करवाई हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल गए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है। हालांकि रिफ्लेक्शन में एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझे। इसमें क्या प्रॉब्लम आया, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखो एंगल दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करवा दी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड हुई हुई है, बात समझे। अगर लेस लॉन्ग साइडेड, अभी अभी हम लोगों ने ये सवाल किया है, इसका आंसर आपके पास क्या था कि उसको शी सी क्लोज ऑब्जेक्ट लेस क्लियरली। अब जरा देखें, लाइट इंटर हुई विच डायग्राम शोज द वाइट लाइट डिस्पर्स्ड बाय प्रिज्म। तो बेटा आपके पास कौन सी लाइट सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, दैट इज रेड। कौन सी बेटे, रेड। अब ये सही तो है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ हुआ, एक ही रे, हालांकि वो सब में टूट जाएगी ना बेटे। ये आपके पास पहली चीज़ तो वॉयलेट ऊपर आ नहीं सकता, ये गलत, और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी गलत। इसमें डी में देखो ऊपर वॉयलेट आ नहीं सकता, गलत, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो प्रिज्म में इंटर होते साथ ही वाइट लाइट डिस्पर्स हो गई, और इसके बाद अलग अलग कलर्स में भी चेंज हो गई, और रेड सबसे कम होता है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप अगला सवाल आपसे ये पूछा हुआ है, विच एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है सर, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कौन सी सरफेस पे, एट सरफेस एक्स वाई, एक्स वाई की रिस्पेक्ट से। तो एक्स वाई की रिस्पेक्ट से बेटे ये आपके पास क्या, कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये आपके पास कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बताना है, नॉर्मल और रे के दरमियान कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे का एंगल आ गया। In which optical instrument is the distance between the object and the lens less than the focal length? अब सवाल में इन्होंने बोला हुआ है कौन सा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, लेस देन द फोकल लेंथ। मतलब आपके पास ये आ गया लेंस, ये आ गया f, ये आ गया 2f। कहना ये चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से भी कम है, तो फोकल लेंथ अभी आपके पास क्या है, ये है ना फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब यहाँ पे रखा गया। और जो ये हम लोगों ने पढ़ा है बेटे कि जब, वेरी गुड, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर और f के दरमियान रख दिया जाए तो वो कौन सा कहलाता है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है। अच्छा जी, पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये अभी अभी हम लोगों ने सवाल किया था और इसका आंसर भी हम लोगों ने देखा था। इसका आंसर क्या था, डी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपके पास क्या है, शो दैट लाइट एंटरिंग अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, ठीक है। रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है। वापस बाहर निकल रही है, वापस बाहर उसी एंगल से निकलेगी जिस एंगल से वो आपके पास इंसिडेंट हुई थी। लाइट ट्रेवल मोर स्लोली इन द ब्लॉक देन इन एयर, स्लो हो गई भाई लाइट। सवाल क्या पूछा हुआ, सवाल ये पूछा हुआ है एक्सप्लेन हाउ फिगर 3.1 शो दिस। एक सर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई हुई है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि आपके पास लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। इससे क्या पता चलता है कि इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या हो गई है बेटे, कम हो गई है। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट लिखना है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है तो अब एंगल कम हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन और इज मोर देन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझे बेटे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्या हुआ होगा, एयर से ग्लास में आई है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया हुआ है थीटा, थीटा कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंट था। कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, नहीं सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये होगा ना सर, तो जो आंसर आएगा उसको 90 में से माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा भी मैथमेटिक्स भी बीच में डाल देते हैं, तो कोई मसला नहीं बेटे। n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर हो जाएगा। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.6, साइन इंसिडेंट एंगल कितना था, इंसिडेंट तो 45 था, रिफ्रैक्टेड आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 45 ओवर 1.6। यह हम लोग कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास कितना आ रहा है बेटा 26 डिग्री। लेकिन क्या आपसे वो एंगल मांगा बता, नो सर 90 में से माइनस करना है, तो 90 माइनस 26 कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया 64 डिग्री। समझे बेटे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये वाला फाई, एंड द क्रिटिकल एंगल इज मेजर्ड एज 39। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कितना है 39। अब इन्होंने बोला यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये इसके बराबर है, मतलब कितना आया था 64 के बराबर है। अब देखो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल से। क्रिटिकल कितना दिया हुआ है 39 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा 64, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया ना। अब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अभी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी ना, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। बात समझे बेटे।